जब आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे थे, आपके अपनी बॉडी को देख रहे थे, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, कौन ऑब्जर्व कर रहा था? Who is the observer who is actually observing thoughts, feelings, emotions? This question has not been answered by anyone until now within the science. Because though science has done so much of investments in their, मैं भी सुन रहा था शबाना कह रही थी कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, इवन साइकोलॉजिस्ट में भी मतलब one of the famous डेविड चार्मर्स आपने सुना होगा, they are also working on this to find out आखिर ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हमारे को देख कौन रहा है, वो देखने वाला है कौन? क्योंकि हम कहेंगे कि वो थॉट है, तो जब वो थॉट आता है तो वो थॉट लाता कौन है, उस थॉट को भी लाने वाला कौन है? तो बड़ा ही प्रोफाउंड क्वेश्चन है ये, मैं इस पर नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन आपको छोड़ देता हूं सवाल के साथ इसके ऊपर, क्योंकि ये ट्रिगर पॉइंट मेरे लिए भी था। तो मैंने अपने फादर से पूछा, फादर ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए, बट देन इट प्रोवोक्ड मी टू एक्सप्लोर कश्मीर शैव दर्शन। I had studied a little bit about आदि गुरु शंकराचार्य, उनकी अद्वैत फिलोसफी को पढ़ा था, लेकिन जहाँ से मैं मुड़ाव मेरा हुआ वो कश्मीर की ओर हुआ, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कश्मीर हूँ। तो मेरे लिए हैरानी की बात थी कि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ मुझे वही का नहीं पता कि उस धरती से दुनिया को एक ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट मिला जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर मिलते। तो पहले मुझे लगा कि ये थोड़ा सा रिलीजियस सा कुछ मामला दिखता है, लेकिन उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे कश्मीर शैव दर्शन में आचार्य अभिनव गुप्त को पढ़ने का मिला, आचार्य खेमराज को पढ़ने का मिला, आचार्य वसुगुप्त को पढ़ने का मिला, आचार्य सोमानंद को पढ़ने का मिला। और इनमें से बड़ी इंपॉर्टेंट जो बुक्स थी वो थी प्रतिविज्ञा हृदयम, स्पंद और तंत्रलोक। नाम सुनते ही हमें लगता है कि बड़ा रिलीजियस होगा, लेकिन जब आप इनको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि ये तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। तो प्रतिविज्ञा का अर्थ है नोइंग योरसेल्फ। सो नोइंग योरसेल्फ से हमने अपनी शुरुआत वहां की। तो कॉन्शियसनेस को जब हम पढ़ने लगे कि आखिर कॉन्शियसनेस को डिफाइन कैसे करते हैं, तो एक हाउ आई विल कन्वे इट टू यू इज, कॉन्शियसनेस को प्रतिविज्ञा में और कश्मीर शैव दर्शन में एक्सप्लेन ऐसे किया गया है, इट्स अ सिंगुलर फील्ड ऑफ पोटेंशियल ऑफ द यूनिवर्सेस, singular field of potential of the universes that manifests wholeness. Now when I say singular potential field of the universes, मैंने यूनिवर्स नहीं कहा, because आचार्य अभिनव गुप्त अपने दर्शन में कहते हैं कि जो यूनिवर्स आपको दिखती है, जो हमें 5% दिखती है, जो आज साइंस कहता है कि we can only see 5% of the universe, 95% of the universe they can't see. डार्क मैटर नहीं, डार्क मैटर के बाद भी। तो आचार्य अभिनव गुप्त अपने तंत्र लोक में कहते हैं कि वो 112 यूनिवर्सेस को विजुलाइज कर रहे हैं, जिसे आज साइंस कहता है कि there are more universes than what we see. आपने शायद अभी कुछ दिन पहले अगर किसी ने मूवी देखी होगी, देखिए यहाँ तो एवरेज एज मेरे को लगता है 50 के ऊपर ही होंगे, यहाँ तो उसके नीचे कोई आया नहीं है सुनने के लिए आई एम शिवा। 50 के बाद ही लोगों का इंटरेस्ट शिवा पे जग जाता है। तो लेकिन बच्चों को अगर आप पूछेंगे तो अभी एक बड़ी ब्यूटीफुल क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी आई थी, क्या नाम था जी उसका? मैट्रिक्स नहीं, इंटरस्टेलर। क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी आई थी इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर मूवी बच्चों को बताइए तो समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा? क्योंकि इंटरस्टेलर मूवी में बड़ी ब्यूटीफुल चीज दर्शाई गई है, साइंस फिक्शन की मूवी उसको कहा जाता है। उसमें सिंपल सी चीज दिखाई गई है, धरती पे प्रॉब्लम आई,
और साइंस कुछ खोज नहीं पा रहा है। एक हीरो को थोड़ा सा ध्यान आता है कि साइंस के कुछ साइंटिस्ट कहते हैं तुझे हम दूसरी यूनिवर्स में भेजेंगे, वो उसे दूसरी यूनिवर्स में भेजते हैं और वो उसे एक ऐसे तरीके से भेजते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्म होल। यूनिवर्स में इसका नाम है वर्म होल। यानी वर्म होल का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये यूनिवर्स है, ये पूरी यूनिवर्स है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जिसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है। लेकिन वो वर्म होल का मतलब है अगर मैं यहाँ पे हूँ अर्थ पे और मुझे किसी दूसरे यूनिवर्स में जाना है, वो कहते हैं यूनिवर्स फोल्ड होती है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दूसरी यूनिवर्स में पहुंच जाता है। तो ऐनी है, आप देखिएगा वो मूवी, तो वो दूसरी यूनिवर्स में पहुंच जाता है एट द स्पीड ऑफ लाइट। और जब वो उस यूनिवर्स में पहुंचता है और कुछ समय वहां बिता के वहां से कुछ सोल्यूशन लेके वापस आता है, तो हैरानी की बात ये होती है कि जब वो धरती पे वापस आता है, जो उसका परिवार होता है वो सब खत्म हो गया होता है। उसकी बीवी ओल्ड एज में बेड पे पड़ी होती है, उसके बच्चे बड़े हो गए होते हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन वो खुद जो है अभी भी वैसा ही जवान और यंग। तो हैरानी की बात ये है कि एक यूनिवर्स का जो टाइम है और दूसरी यूनिवर्स में जब टाइम जाता है तो टाइम डायलेट हो जाता है। मैंने ये कहानी इसलिए आपको बताई कि जब मैं इस पिक्चर को देख रहा था, इससे पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, हमारे पुराने ग्रंथों में कहानी है, राजा ककुदमी और उसकी बेटी रेवती की। ककुदमी बड़ी पुरानी कहानी है, तब क्रिस्टोफर नोलन को पता भी नहीं था, लेकिन हजारों साल पुरानी कहानी है ककुदमी राजा की। उसको अपनी पुत्री की शादी करनी है, उसको कई 8-10 राजकुमार दिखाई देते हैं, उसको समझ में नहीं आता किससे शादी करूं। वो सोचता है मैं ब्रह्मलोक चला जाऊंगा, वो ब्रह्मलोक चला जाता है, शायद ब्रह्मलोक से ही जाता होगा। ब्रह्मलोक पहुंचा, वहां ब्रह्मा जी का 3 दिन इंतजार करना पड़ता है। 3 दिन बाद ब्रह्मा जी आते हैं, पूछते बताओ भाई क्या चाहिए। कहते हैं मेरे को ये बताओ, ये 10 नाम है, मैं किससे अपनी बेटी की शादी कराऊं। तो ब्रह्मा जी हंस पड़ते हैं। बोला हंसे क्यों? बोला हंस इसलिए रहा हूं कि ये लोग तो है ही नहीं तेरे पृथ्वी लोक पे। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोला तुमने जो 3 दिन यहाँ लगाए 3 लोग बीत गए। और जब वो वापस आता है तो ये उस मैन्युस्क्रिप्ट की कहानी में लिखा है, फाइनली वो अपनी बेटी की शादी उस युग में बलराम होता है, जो कृष्ण और बलराम वाली, वो बलराम से उसकी शादी कराते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि टाइम डायलेशन, मल्टीपल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट नया नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा में इसके ऊपर कई हजारों साल पहले, और जिस प्रतिविज्ञा अध्ययन की मैं बात कर रहा हूं, ये कम से कम 1300 साल पहले तो कश्मीर शिव दर्शन में लिखी गई। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारे ग्रंथों में, अंग्रेजी में ये कहा इट्स ए यूनिफाइड फील्ड ऑफ पोटेंशियल। और यूनिफाइड, सिंगुलर यूनिफाइड फील्ड ऑफ पोटेंशियल है जो मैनिफेस्ट करता है होलनेस। तो यानी क्या कॉन्शियसनेस यूनिवर्स में है? नहीं, यूनिवर्स कॉन्शियसनेस में है। कॉन्शियसनेस यूनिवर्स मैनिफेस्ट करती है, ऐसा कश्मीर शिव दर्शन का मानना। मुझे भी, मेरी भी जो मेरी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, मुझे उसमें भी ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है, पर वो मोमेंट्स होते हैं जब ऐसा लगता है। तो शिव दर्शन जैसे, मतलब हम सोते हैं तो सपना देखते हैं ना, सपने में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन जब जग जाते हैं तो सपना टूट जाता है। इसी तरह से हम जो आप यहाँ बैठे हैं, ये उस यूनिवर्स के अंदर, जो उस कॉन्शियसनेस के अंदर यूनिवर्स है, वो ये कॉन्शियसनेस का भी ड्रीम हो सकता है। बट इल्यूजन्स में हम हैं कि बिकॉज कॉन्शियसनेस में प्योर कॉन्शियसनेस भी है जो कश्मीर शिव दर्शन बोलता है, और इम्प्योर कॉन्शियसनेस भी है। तो प्योर कॉन्शियसनेस को कैसे डिफाइन करता है और इम्प्योर कॉन्शियसनेस को कैसे डिफाइन करता है? कश्मीर शिव दर्शन का मानना है, जिसे हम शिव कहते हैं, जैसे अभी आपने बाहर कहा, मैंने किताब में भी लिखा है शिवा। सर कह रहे थे सर ये बहुत अरे माल बहुत जाएगा जी, बजट डोर खा गया जी, बोल भर दिया सोने फाड़े जी सोने जी। तो शिव की जो कल्पना की गई है कश्मीर शिव दर्शन में, वो जो हम शिव
देखते हैं, जैसे हमारी कल्पनाओं में, चित्रों में है, मंदिर में है, या एक बड़ी कल्पना है कैलाश पर्वत पे बैठे, तो कश्मीर शिव दर्शन में शिव की कल्पना शिव कैलाश पर्वत में बैठने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो द्वैत की कल्पना है। द्वैत यानी जहां पे हमें दो चीज दिखती है, कॉन्शियसनेस जहां पे कुछ हमें अनुभव होता है, तो प्योर कॉन्शियसनेस और इम्प्योर कॉन्शियसनेस जो कश्मीर शिव दर्शन बताता है, प्योर कॉन्शियसनेस वो है जहां ड्युअलिटी है ही नहीं, और इम्प्योर कॉन्शियसनेस वो है जहां इल्यूजन्स क्रिएट होती हैं और हमें चीजें दो दिखती हैं। तो इसलिए जब हम कॉन्शियस, क्योंकि और कोई शब्द है नहीं, नजदीक का शब्द कॉन्शियसनेस है, जो कश्मीर के ज्ञान परंपरा में जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है चित्त, चित्ती, जिसमें सबसे पहला श्लोक है कश्मीर शिव दर्शन की इस पुस्तक में, चित्ती स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु, यानी चित्ती जो है स्वतंत्र है, यानी शिव का जो बेसिक नेचर है वो स्वतंत्रता है, फ्रीडम जो है वही शिव है। लेकिन फ्रीडम कौन सी? जैसे आप कहोगे फ्री तो मैं भी हूं, मैं आपसे पूछूंगा आप कैसे फ्री हो, आप कहेंगे मेरा माइंड जो कहेगा मैं वही करूंगा, तो मेरा माइंड मुझसे जो कहेगा और मैं वही करूंगा, इज माय फ्रीडम, जो मेरा माइंड चाहता है मैं वो करता हूं। लेकिन कश्मीर शिव दर्शन उस फ्रीडम को बॉन्डेज कहता है, क्योंकि माइंड जो कहता है वो शिव नहीं, वो एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड के इल्यूजन से जो थॉट क्या है, थॉट इज कलेक्शन ऑफ मेमोरी, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। मेमोरी, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जब कंबाइन होती है तो थॉट बनता है, और जब थॉट मल्टीपल थॉट्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो थिंकिंग बनती है। तो थिंकिंग लिमिटेड है, it is dependent on the knowledge experience, and knowledge experience is gained through my five senses, and those five senses have limitations. मुझे यहां से वहां तक ही दिखेगा, मुझे नीला, पीला और काला ही दिखेगा, जो कलर मेरे रिसेप्टर्स होंगे, मुझे सुनाई उतना ही देगा या लैंग्वेज वही सुनाई देगी, तो लिमिटेशंस हैं, इसलिए इम्प्योर है। इसलिए जो मुझे दिखता है जरूरी नहीं है कि वो है, जो मैं सुनता हूं जरूरी नहीं वो है, जो फील कर रहा हूं जरूरी नहीं वो है। तो इसलिए कश्मीर शिव दर्शन में प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन आई। तो शिव जो है कश्मीर शिव दर्शन में वो नहीं है जो कैलाश पे बैठा है, लेकिन शिव वो भी है, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं हमें क्लास नर्सरी में रखा जाता है तो हमें ए फॉर एप्पल बताया जाता है, और एप्पल के साथ एप्पल दिखाया भी जाता है, और रेड है और रेड कलर भी बताया जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी की स्कूल में जब आप पिरामिड के बॉटम में हैं तो आपको ए फॉर एप्पल, शिव यानी शेप, साइज, फील बताया जाएगा, तभी तो आप उस सीढ़ी में आगे बढ़ेंगे, उस पिरामिड में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उस पिरामिड में ऊपर जाएंगे आप उस ड्युअलिटी से एक सिमिलैरिटी पे पहुंचना शुरू करेंगे, आप उस द्वैत से अद्वैत में पहुंचना शुरू करेंगे। ये कश्मीर शिव दर्शन का मानना। इसलिए कश्मीर शिव दर्शन जो है बहुत सारी प्रैक्टिसेस पे इंसिस्ट करता है, और वो प्रैक्टिसेस कोई रिचुअल्स नहीं है, वो प्रैक्टिसेस हैं आप अपने साथ क्या करते हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन में अपने साथ क्या करते हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन में एक्सप्लोरेशन कैसे करते हैं, आप अपने थॉट्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे। अल्टीमेटली कश्मीर शिव दर्शन हमें इंसिस्ट करता है कि अपने इनर ऑब्जर्वर को कैसे जगाना। जहां ऑब्जर्वर यानी जो मैंने आपको अभी कहा कि अपने आप को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, फील कीजिए, क्योंकि बहुत बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हम फील क्या कर रहे हैं। जब तक हमारे को गुस्सा आता और किसी को थप्पड़ नहीं मारा होता तब तक हमें पता ही नहीं होता कि हम गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इनर ऑब्जर्वर तो हमने कभी जगने ही नहीं दिया। तो सवाल यहां पे किसी ने मुझसे पूछा तो फिर आप क्यों कहते हो आई एम शिवा? मैंने कहा कि सारा फील्ड तो एक ही है, और फर्क इतना है प्यूरिटी से इम्प्यूरिटी की ओर हम गए हैं। इम्प्यूरिटी का मतलब क्या है
कि कश्मीर शैव दर्शन में शिव के 5 जो मतलब प्यूरिटी, जिसमें प्यूरिटी कहते हैं, प्यूरिटी में शिव के या ओवरऑल कॉन्शियसनेस में शिव के 5 शक्तियां हैं, 5 पावर्स के बारे में कहा गया है और आप उसको रिलेट कर सकते हैं। वो 5 पावर्स क्या हैं? चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। चित्त यानी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अवेयरनेस। जब प्योरिटी में अवेयरनेस होगी तो यूनिफाइड अवेयरनेस होगी, लिमिटलेस अवेयरनेस होगी, लिमिटलेस इंटेलिजेंस होगी, लिमिटलेस क्रिएटिविटी होगी। लेकिन वही चित्त जब कॉन्ट्रैक्ट होके ह्यूमन फॉर्म में आता है तो वो लिमिटेड अवेयरनेस होगी, लिमिटेड क्रिएटिविटी होगी। तो किसी ने मेरे से पूछा ऐसा क्यों? तो कश्मीर शैव दर्शन में इसको कहा गया कि माया का एक रोल है। तो किसी ने मेरे से पूछा अरे तो माया क्यों है? क्या जरूरत है नेचर को इल्यूजन क्रिएट करने की, माया को बीच में लाने की? बड़ी जबरदस्त है, बड़ी सही है। तो उसका उत्तर कश्मीर शैव दर्शन में ये मिलता है, जब उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, कि आप अपने आप को कब जान पाओगे? जब आप अपनी स्ट्रेंथ को किसी चीज के लिए टेस्ट करोगे। When you want to know yourself, know your strength, know your powers and diversity, you can only know them when you put some limitations to it. So Maya is a mechanics of manifestation. And in that mechanics of manifestation, it creates illusion to have the ultimate consciousness recognize its own powers and see what all it can do. It can create, you see, we can only see humans, but sometimes I'm surprised. There are millions and trillions and forms of, living or non-living being, whatever you see around. So, कश्मीर शैव दर्शन में इसके ऊपर बड़ा फोकस है कि आप अपने आप को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो। क्योंकि समय कम है, मैं 5 मिनट में एक चीज आपको बताऊंगा। इसका एक टूल है हमारे कश्मीर, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसमें समय ही समय चाहिए, परंतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपका ध्यान दूंगा, शायद आपको डेली लाइफ में वो काम भी आएगा। हमारे एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं मात्रिका विज्ञान। मात्रिका विज्ञान मीन्स द साइंस ऑफ अल्फाबेट्स। मात्रिका इज अल्फाबेट्स, और साइंस ऑफ अल्फाबेट्स का मतलब है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशन इज हैपनिंग थ्रू साउंड एंड इट्स वाइब्रेशन। ये साइंस कहता है कि साउंड, वाइब्रेशन, एनर्जी, और यही एनर्जी अल्टीमेटली क्रिएट करती है ह्यूमंस को, लिविंग एंड नॉन लिविंग को। तो हमारे यहाँ मात्रिका विज्ञान में ये जो हम आ ई, मैं छोटे से शब्द बताऊंगा। का शब्द है, इसमें आपका, इसको हम बोलते हैं कि आनव शब्द। मतलब इससे पहले कोई शब्द है नहीं, आप मुंह खोलेंगे तो पहला शब्द क्या होगा? अ ही होगा। आप मुंह बंद करेंगे तो शब्द क्या होगा? म होगा। तो आ और म ये 2 शब्द हैं, इसलिए आओ म का बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे सारे कल्चर्स में, चाहे वो सिखिज्म है, चाहे वो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, चाहे वो हिंदुइज्म है। इनफैक्ट इस्लाम और जुडाइज्म में भी आप देखेंगे ओम का एक और विकृत फॉर्म है, जैसे आमीन बोलते हैं। तो आप सारे कल्चर्स में कहीं ना कहीं आ और म का अपना रेलेवेंस देखेंगे। ये पावर ऑफ वर्ड्स, अल्फाबेट्स। तो ये अल्फाबेट्स जो है ये वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, एनर्जी क्रिएट करती है। मात्रिका विज्ञान में 4 तरह की चीजों के बारे में कहा गया है। एक है परा, पश्यंती, मध्यमा एंड वैखरी। परा इज द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, वही जहां से सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। और वैखरी इज जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं, दिस इज द ग्रॉस लेवल। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपके ईयर ड्रम्स में कुछ पड़ रहा है, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। तो शब्द जा रहे हैं और शब्द वहां से आ रहे हैं। ये कम्युनिकेशन में हम इसका प्रयोग करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। लेकिन ये शब्द मैं मुंह से तो बोल देता हूं और मैं कहता हूं डीपी सिंह साहब आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, और आपने सुन लिया और आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने भी कहा राज तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन ये शब्दों के स्तर पर हमारा कॉन्वर्सेशन है। तो एनर्जी एक लेवल पर हमें कम्युनिकेट करवाती है,
लेकिन इसके पीछे एक और दुनिया है, जैसे मैंने कहा परा पश्यति मध्यमा, यानी जो मैं बोल रहा हूं, ये बोलना मेरे शब्दों में तो हुआ होगा, लेकिन मैं पहले ही ये बोल चुका हूं, यहां पे पहले ही बोल चुका हूं, तब जाके यहां आया है। तो यानी शब्दों की क्रिएशन मध्यमा में होती है, फिर वैखरी में आती है। तो यानी एनर्जी जब मैं यहां उसका प्रयोग करता हूं, वो एनर्जी पहले ही कहीं क्रिएट हो गई है। अब अगर इन्हीं दो स्तरों पर देखोगे, ये ग्रॉस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रॉस लेवल पर अगर मध्यमा और वैखरी की एनर्जी में हार्मनी ना हो, यानी मैं अंदर से सोच रहा हूं कुछ और बोल रहा हूं कुछ। मैंने सर को कहा, सर आप तो गजब के HR ऑफिसर रहे हो सर, अंदर से सोच रहा हूं यार ये जैसा बेकार आदमी कोई नहीं। उनको नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अंदर से सोच रहा हूं, लेकिन उनको क्या बोल रहा हूं? मुझे लगता है मैंने तो बना लिया, काम निकाल भी लिया अपना, लेकिन हम ये भूल गए कि एनर्जी हार्मनी में नहीं है। मेरी जो अंदर एनर्जी क्रिएट हुई थी, मैंने वो कन्वे नहीं की, एनर्जी डिसहार्मनी में उनके पास गई है। मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे वापस हार्मनी में कुछ मिलेगा इस यूनिवर्स से? लेकिन यहां खेल खत्म नहीं होता। स्पिरिचुअल साइंस में एक स्टेप पीछे जाते हैं, और वो है पश्यन्ति, द वर्ल्ड ऑफ इंट्यूशन। जहां से जो मैंने आपको कहा कि कश्मीर शिव दर्शन में चित्ती इज द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, लेकिन चित्ती जब इल्यूजन्स से निकलते हुए इस धरती पे आती है तो उसको हम आत्मा बोलते हैं, पुरुष और प्रकृति बोलते हैं। तो पुरुष और प्रकृति की एक इंट्यूशन है, जो बच्चा पैदा होता है, जीवन निकालता है, बहुत कुछ एक्यूमुलेट करता है, शरीर छोड़ के फिर वो आत्मा कहीं और चली जाती है, वो एक्यूमुलेशन करती जाती है। जैसे सॉफ्टवेयर में एक्यूमुलेट होता है, वो एक्यूमुलेट करके आगे जाती है। लेकिन उस स्तर पर मिलियंस ऑफ इयर्स की एक्यूमुलेशन है वहां पे, और वो मेरी इंट्यूशन है। जब मैं अपना मेडिटेटिव टेक्निक से और उस हार्मनी को मेंटेन करते करते मैं जब इंट्यूशन तक पहुंचता हूं, तो मेरी एनर्जी को एक और स्पॉट मिलता है। यानी अब मुझे माइंड की जरूरत नहीं है, माइंड तो फिर भी नॉलेज पर डिपेंडेंट है, एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब मैं उस एनर्जी की प्लगिंग करता हूं इंट्यूशन में, तो मुझे एक वास्ट डेटाबेस से कनेक्शन मिलता है। और तब मेरे थॉट्स बड़े डिफरेंट होते हैं। जो क्रिएटिव रिसोर्सेज इन्वेंट करते हैं, एडिसन, आइंस्टाइन या बड़े बड़े, वो खुद लिखते हैं कि देयर वाज अ मोमेंट व्हेन द आइडिया केम इन व्हिच दे डोंट नो हाउ इट केम इन, क्योंकि द पावर ऑफ इंट्यूशन, बट दैट कैन ओनली हैपन व्हेन एनर्जी इज इन सिनर्जी, ओनली देन दैट कैन हैपन। और जो लोग उस्ताद हैं, जो हमारे मास्टर्स हैं, गुरु हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स रहे हैं, उनकी प्लगिंग तो फिर परा में ही होती है। हम कहते हैं ना, ये परवाक है। हमने बहुत बार, एक लास्ट शब्द बोलूंगा, हम बोलते हैं इस व्यक्ति की ना वाक सिद्धि है, बोलते हैं यार ये जो बोलता है ना वही होता है। वो कैसे होता है उसे भी नहीं पता होता। वो वाक सिद्धि है जब परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी की सिनर्जी है, और ये ऑब्जर्वर का काम है, कॉन्शियसनेस का काम है। आप बैठें, कभी ऑब्जर्व करें, कभी खुद को देखें, मैं अपनी बहू से क्या बोल रही हूँ, बहू अपनी सास से क्या बोल रही है, मैं अपने बाप से क्या बोल रहा हूँ, अपने बेटे से क्या बोल रहा हूँ, बच्चे से क्या बोल रहा हूँ, दोस्त से क्या बोल रहा हूँ, रिश्तेदार से क्या बोल रहा हूँ, पड़ोसी से क्या बोल रहा हूँ। आप कभी देखिए, आप सिनर्जी में हैं तो ये एनर्जी आपके साथ रहेगी। नमस्कार। I am so mesmerized by your words, your energy, and I'm sure everybody agrees with me. Superb. We want to just keep on listening to you more. Thank you so much. We want to call you more to Rotary House. Sir, beautiful.